आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये पॉडकास्ट है। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आज वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के फंसे पहिए को रफ्तार देने के लिए दो बड़े ऐलान किए। पहला तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और दूसरा राज्य सरकारों के लिए। घोषणा हुई है कि सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये ब्याज मुक्त एडवांस के तौर पर रुपे कार्ड से दिए जाएंगे। ये पैसा उनको 10 किश्तों में वापस देना होगा। शर्त यह है कि पैसा 31 मार्च 2021 तक खर्च करना है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहा है कि LTC कैश वाउचर के तहत सरकारी कर्मचारी यात्रा के लिए रियम्बर्समेंट की बजाय कैश क्लेम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 से पहले सामानों की खरीद, यात्रा टिकटों के 3 गुना के बराबर SVCS के लिए किया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि सबसे 28,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। कहने का मतलब है कि लोग बाग सामान खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था की जो सुस्ती है वो दूर होगी। कई और बातें हैं इसमें, आगे आपको बताएंगे। दूसरी घोषणा राज्यों को लेकर है। सरकार 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन राज्यों में बांटेगी। ये उससे अलग कर्ज है जो राज्य सरकारें केंद्र से लेती हैं। खास बात है कि 50 साल बाद यह कर्ज लौटाया जाएगा, लेकिन एक मुश्त। इस फंड का पहला हिस्सा 2,500 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1,600 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिलेंगे। बाकी के 900 उत्तराखंड और हिमाचल को जाएंगे। दूसरे पार्ट के तहत 7,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस रकम का बंटवारा राज्यों के बीच फाइनेंस कमीशन में राज्यों की हिस्सेदारी के आधार पर तय किया जाएगा। इस रकम को खर्च करने की भी डेडलाइन है, वो भी 31 मार्च 2021 ही है। इस रकम का पहला भाग खर्च किए जाने के बाद ही दूसरा जारी किया जाएगा। तो इन्हीं दो ऐलानों पर बात करने के लिए और इनके असर को समझने के लिए कि इकोनॉमी पर इसका कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं, मैंने फोन मिलाया अंशुमन तिवारी को। अंशुमन जी इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के संपादक हैं और अब तो हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी से जुड़े सवालों के सरल जवाब उनसे बेहतर कोई नहीं देता। तो एक चंद सेकंड का ब्रेक लेकर लौटता हूं और शुरू करते हैं पॉडकास्ट। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। सर, दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जो बड़ी घोषणा की है, ये तोहफा है उनके लिए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी ऐसा भरोसा भी किया जा रहा है। उनका भरोसा है कम से कम केंद्र सरकार का। आप मानते हैं कि ये कोई ठोस बातचीत है, कोई ठोस पहल है, ठोस फैसला है? सीमित विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए आज 2 इनिशिएटिव लिए गए, जिनका लाभ अगर हम केंद्र सरकार के हिसाब से माने तो करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, 47 से 48 लाख के बीच बैंकिंग कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ मिलने की संभावना है। एक लाभ ये है कि लीव लेवल कंसेशन है, यात्रा भत्ता कर्मचारियों को 4 साल पर दिया जाता था। कोविड के दौरान उसको वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बदले उनको वो पैसा मिल जाएगा। उस पैसे से वो 12% से ऊपर वाले उत्पाद यानी उपभोक्ता उत्पाद खरीदेंगे और उसकी जब रसीद वो वापस लाकर अपने दफ्तर में देंगे तो पैसा उनको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि इससे अर्थव्यवस्था में कुछ मांग आएगी, क्योंकि ये पैसा जो कर्मचारियों का फंसा हुआ रहता है और जिसका इस्तेमाल वो यात्रा में करते हैं, उससे वो शॉपिंग करेंगे। कोशिश इस बात की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की टीवी, फ्रिज या बाकी सामानों की मांग बढ़े, क्योंकि 12% से ऊपर की कैटेगरी में वही सारे उत्पाद आते हैं और इससे सरकार को लग रहा है कि करीब 9,000 करोड़ रुपए की डिमांड मार्केट में आएगी। और दूसरा जो इसी के साथ एक फैसला यह था कि सरकार फेस्टिवल एडवांस की स्कीम ला रही है, जिससे पहले के पे कमीशन में होती थी पर अब बंद कर दी गई है। हालांकि इसकी राशि बहुत ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए की राशि है। इसे 10 किस्तों में बाद में काटा जाएगा और उसे रुपए कार्ड के जरिए दिया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से ये बहुत छोटे समुदाय के लिए है। हाँ, अगर राज्य सरकारें भी इसे लागू करती हैं, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी लागू करती हैं और बाकी लोग भी लागू करते हैं, तो शायद थोड़ा सा सब मार्केट पे डिमांड देखने को मिलेगी। हालांकि अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन सामने है, कितने कर्मचारी इसको लेंगे और क्या खर्च करेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये उपाय थोड़े सुविचारित हैं
और टारगेटेड हैं। मतलब इसमें ये निश्चित रूप से ध्यान रखा गया है कि वो पैसा लोग निकाल कर अपने पास बचत में न रख लें, वो किसी तरह से इकोनॉमी में जाए। तो अगर वो कोई भी अपने एलटीसी का पैसा लेना चाहेगा या इसे बाजार में खर्च करना पड़ेगा, ये एक उपाय है। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा डिमांड पर असर आएगा, इसकी संभावना कम दिखाई देती है, क्योंकि बहुत छोटा सा समुदाय है भारतीय अर्थव्यवस्था में। सरकारी कर्मचारियों की संख्या, चाहे वो केंद्र और राज्य सरकार के हों या बैंकों के हों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हों, और उनकी कुल संख्या भी, पूरी संख्या मिलाकर 70-80 लाख के आसपास 1 करोड़ से कम है। लेकिन हाँ, अगर इतने लोग भी खर्च करने निकलेंगे तो कम से कम छोटी लोकल इकोनॉमीज में थोड़ी बहुत डिमांड तो दिखाई देगी। जी सर, कहा है कि इससे जो होगा वो ये होगा कि 31 मार्च 2021 तक 36,000 करोड़ रुपए तक के कंज्यूमर डिमांड आ सकती है। ये आंकड़ा कितना बड़ा है सर? सरकार का आकलन ये है, क्योंकि उसमें सरकार ने ये भी माना है, हाइपोथेटिकली ये माना है, अभी सरकारों को पता नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर करीब 5,000 एडवांस एक्सपेंडिचर आएगा, जो अभी पैसा इनको तत्काल देना पड़ेगा इन स्कीमों में मिलाकर। राज्य सरकारों के पास इतना बजट होगा कि वो क्या ये सुविधा देने की परिस्थिति में होंगी, क्या वो इस तरीके की एडवांस स्कीम कर्मचारियों के लिए ला पाएंगी, ये कहना मुश्किल है। कुछ राज्य सरकारें इसे लागू करेंगी, बहुत सारी राज्य सरकारों की परिस्थिति नहीं होगी। लेकिन ये एस्टिमेट है, इसमें से कितना डिमांड में आएगा और वो डिमांड किन प्रोडक्ट्स में होगी, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि इसमें बहुत सारा परचेज जो एलटीसी के साथ होने वाली परचेज है वो जीएसटी रिलेटेड है, तो शायद सरकार को थोड़ा बहुत, अगर ये डिमांड आती है तो जीएसटी रेवेन्यू को भी बूस्टअप करने में फायदा होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए की है, उसमें अगर हम इस डिमांड को मान भी लें, सरकार का आंकड़ा भी मान लें, तो बहुत छोटा सा आंकड़ा है जो सीजनल डिमांड को पुश कर सकता है। लेकिन मंदी गहरी और लंबी है, कंसिस्टेंटली लोगों के हाथ में पैसे होंगे तो इकोनॉमी में रिवाइवल आने की गुंजाइश ज्यादा दिखाई देती है। और सर, ये जो राज्यों को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है 12,000 करोड़ का, और उसमें अभी ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरह से मिलेगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग निकाल दिया है, हिमाचल उत्तराखंड के लिए अलग पैसा है। तो इससे क्या लग रहा है, क्या ये भी डिमांड बढ़ाने में सहायक होगा उस तरह से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मंदी गहरी है, कुछ हद तक उभरेगा? कोशिश तो ऐसी दिखाई देती है, क्योंकि ये 50 करोड़ का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है और जिसका 50 साल बाद बुलेट पेमेंट होना है, बीच में कोई ब्याज और प्रिंसिपल का भुगतान नहीं करना है, और राज्यों को भी सर एक साथ ही वापस लौटाना है, वो भी किश्तों में नहीं देना। हाँ, इसीलिए बुलेट पेमेंट है, तो एक साथ उसको पे करना होगा। इस स्कीम की खासियत इसकी डेडलाइन है कि ये पैसा मार्च 2021 तक खर्च हो जाना है स्कीमों में। राज्य सरकारें क्या इतनी जल्दी प्रोजेक्ट बना पाएंगी या ला पाएंगी? हालांकि इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है केंद्र सरकार ने कि अगर चाहें तो मौजूदा प्रोजेक्ट्स में भी इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स और ठेकेदारों को पेमेंट देने में भी इसका काम कर सकती हैं। 50,000 का 12,000 करोड़ की राशि है, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच बटेगी, उनकी अपनी जो फॉर्मूला है उनके बीच पैसा बांटने का। ये फैसला अगर किसी तरह से मार्केट से ये पैसा सक्रिय होता है और राज्य सरकारें इसे लेती हैं और इसका इस्तेमाल शुरू करती हैं, तो हमें सब तक आखिरी क्वार्टर में कुछ खास सेक्टर्स में थोड़ी बहुत डिमांड आती दिखाई देगी। लेकिन अभी इसकी मॉडलिटीज वर्कआउट होने की जरूरत है। और दूसरा है कि सरकारें बहुत धीमी गति से काम करती हैं, इतनी जल्दी लोन लेना और फिर उसको खर्च करना और उसको डिसबर्स करना, इसमें समय लगता है। तो हमको लगता है कि इसका नतीजा देखने के लिए हमें अभी 1-2 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पैसा 1,000-1,500 करोड़ रुपए भी अगर एक स्टेट के खाते में जाता है, राशि तो 12,000 करोड़ की ही है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अगर 1,000-1,500 या 2,000 करोड़ की राशि भी हर राज्य को मिल जाती है, तो राज्य इसका खर्च प्रोजेक्ट में करेंगे, इसकी गारंटी है राज्यों को देनी पड़ेगी, उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। राज्य उस पैसे से तनख्वाहें ना बांट दें, राज्य उस पैसे से बाकी इस्तेमाल ना कर लें ऐसी जगह जहां से डिमांड नहीं आती। ये कई सारे सवाल इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसी स्कीमों में आमतौर पर होता है कि सरकारें पैसा लेकर अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने लगती हैं। मतलब सर, कुल मिला के जैसे जिस तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारियों को एक तरह से तोहफा बांटा गया, वैसे ही राज्य भी इस पैसे का कर सकते हैं? ये स्कीम के डिटेल्स आना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने इसमें शर्तें रखी है कि ये प्रोजेक्ट्स में ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वो अब राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और उसका बाद में क्या हिसाब आएगा। हालांकि इसे 2 किस्तों में पैसा देने की बात की है केंद्र सरकार ने कि जब पहले किस्त का इस्तेमाल हो जाएगा उसके बाद दूसरी किस्त का इस्तेमाल होगा। लेकिन हम दरअसल इस तरीके की स्कीमों को भारत में काफी लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं। इनके जमीन पर नतीजे आने में बहुत समय लगता है और धीमा समय लगता है।
है। ये दोनों फैसले ये बताते हैं कि मांग बढ़ाने की बहुत सीमित सी कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन हाँ, आत्मनिर्भर पैकेज की तुलना में ये फैसले कुछ ज्यादा सुविचारित हैं, टारगेटेड हैं और इनसे कोशिश की गई है कि कम से कम वहां तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जाए जहां से थोड़ी बहुत मांग निकल सकती है। पर जीडीपी का नुकसान बहुत बड़ा है। एक ही क्वार्टर में जीडीपी -24% टूटा है, करीब 30 लाख करोड़ का, और इसका भारत के जीडीपी में 15 से 16 लाख करोड़ का परमानेंट लॉस होना है। उसकी तुलना में ये कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करेंगे, कितनी डिमांड पैदा करेंगे, मतलब अभी हमारे लिए कहना मुश्किल है। पर ये दोनों फैसले अगले 2-3 महीनों में स्पष्ट हो जाएंगे कि ये कहां तक इन्होंने असर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी बारीकी से विश्लेषण करने का। ये थे अंशुमन तिवारी, जो आज किए गए अहम ऐलानों के असर को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। अगर कुछ कहना सुनना चाहें तो हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।